अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, इसकी सारी डिटेल इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इस मकसद को समझ लें कि हम क्यों इस तरीके से किताब को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। ये जिस मेथड से मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये बेसिकली बुक रीडिंग टेक्निक में से एक हिस्सा है कि आप अगर बुक को स्टडी करना चाह रहे हैं, पूरी कंप्लीट किताब को रीड करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से लाइन टू लाइन आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से रीडिंग टेक्निक है। आप अगर इसको लाइन टू लाइन स्टडी करना चाहते हैं और किस तरीके से आपके पास ये पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन आप एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, तो उसी बेस पे ये लेक्चर आपका डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी एक आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ पढ़ाते वक्त, ये सारा आपके पास लाइन टू लाइन किताब के थ्रू किया जा रहा है। यानी कि आपके पास किताब पड़ी हुई है, आप उसे मेरा लेक्चर सुने और लाइन टू लाइन आप सिर्फ अपनी इस किताब को स्टडी करें, तो आपको महसूस नहीं होगा कि हम यहाँ पे बुक रीड कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम एक प्रॉपर क्लास में बैठे हैं, एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें भी यही सारी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही होती है। जो किताब में लिखा है उसको किस तरीके से आपने इंटरप्रिटेट करना है, ये सारी चीज़ें आपने इस लेक्चर के थ्रू समझनी है। और बुक रीडिंग टेक्निक के थ्रू ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ये आपको, अगर आप एमकेट के स्टूडेंट या ईकेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये लाजमी करना है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको ये करना है। जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, पहली दफ़ा कोई चीज़ सीख रहे हैं, तब तो आप इसको इस तरह से नहीं अटेंड कर सकते, इस तरह से नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब भी आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं, आप अपनी किताब लेते हैं और इस तरीके से लाइन टू लाइन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और एक पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। आप एक पूरी कहानी दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक को आपने समझना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को। आपको अब समझ आएगा ये जो मैंने शुरू में बात कही। आपका चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आपके पास एक अल्केन के साथ अगर कोई भी हैलोजन आयन को अटैच कर दिया जाए, तो वो आपके पास जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। अब आपके पास जो जर्नल फार्मूला है अल्काइल हैलाइड्स का, दैट इज़ R/H, यानी कि आपके पास R के साथ H अटैच्ड है। तो आपके पास यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दें और अपना हैलोजन आयन अटैच कर दें, तो आपके पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। आपको पता है आर को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो आपका अल्काइल ग्रुप जब भी हैलोजन के साथ अटैच होगा, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आपके पास हो, तो आपके पास एक जर्नल फार्मूला भी आता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि आपका अल्काइल कोई भी हो, उसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके इथाइल ग्रुप की, तो आपके पास C2H5, इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+1। ये अल्काइल ग्रुप है। इसके पास एक वैलेंसी खाली है, उसके साथ अगर हाइड्रोजन आ गया तो अल्केन बन गया, अगर आपके पास हेलोजन आ गया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड की, उसके ऊपर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन आपके पास की गई है 3 हिसाब से। आपके पास पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो भी हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके काइंड ऑफ कार्बन एटम्स पे जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। यानी कि अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, तो मेरे पास जो पहला कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर सेकेंडरी की बात करूं, तो मेरे पास दूसरा कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है। यानी कि आपके पास इधर भी, इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है। और अगर टर्शरी की बात करूँ, तो आपके पास इधर दूसरा कार्बन ही है, लेकिन आपके पास बाकी जितनी भी वैलेंसी हैं उन सब के पास भी अल्काइल ग्रुप ही अटैच्ड है। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब, प्राइमरी आपके पास अल्काइल हैलाइड का मतलब आपके पास कार्बन के 2 वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी के साथ हेलोजन और 1 वैलेंसी के साथ आपका अल्काइल रेडिकल है। सेकेंडरी का मतलब आपके पास 2 अल्काइल रेडिकल्स हैं और टर्शरी का मतलब आपके पास 3 अल्काइल रेडिकल्स हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के क्लोरोइथेन एक एग्जाम्पल गिवन है, जिसको हम इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। आपके पास ये एक कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, एक हेलोजन और एक अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। बाकी इसी तरह से 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अगर इसमें मैं नंबरिंग करूं IUPAC वाली, तो 1, 2 और 3, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास 1, 2 और 3, या आप एक और तीसरी कम्बिनेशन भी से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो है, सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ ही क्लोरीन अटैच्ड है और उसी सेकेंड कार्बन पे आपके पास एक मिथाइल रेडिकल भी अटैच्ड है।
अगर मैं इस नंबरिंग को फॉलो कर रहा हूँ ये वाली, तो मेरे पास सेकंड नंबर पे एक अल्काइल और एक हैलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इनका नॉमेनक्लेचर क्या है? अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनका नाम रखा जाता है। अब जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनके कॉमन नेम कुछ इस तरीके से हैं कि आप सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं जो अल्काइल ग्रुप आपके पास हैलोजन के साथ अटैच्ड है, और उसके बाद आप नाम लिखते हैं अपने हैलाइड आयन का, जैसे कि आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। और आपके सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरीके से। ये है कॉमन नेम लिखने का तरीका। अगर हम बात करें IUPAC नेम सिस्टम की, तो आपके पास सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास जो कार्बन एटम है उसका नंबर क्या है जिस पे आपके पास हैलोजन आयन अटैच्ड है, और वो आपके पास लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपके पास जितने करीब हैलोजन अटैच होगा किसी कार्बन के साथ और वो जितना छोटा नंबर होगा वो हम उस लिहाज से कंसीडर करेंगे। जैसे अभी पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप अपने 1, 2 और 3 अगर टर्शरी ब्यूटाइल के ऊपर लिख रहे थे नंबरिंग, तो आपके पास 2 उस पे क्लोरीन आ रहा था, और उस लिहाज से देखा जाए तो आपके पास सेकंड पे ही क्लोरीन अटैच हो सकता था, लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर कभी भी सिचुएशन आए तो हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर सेलेक्ट करते हैं, और इन कंपाउंड्स को आप हैलो अल्केन्स कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं जिनके कॉमन नेम और IUPAC नेम गिवन है, जैसे कि पहला वाला आपके पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम इसका क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। अब क्योंकि ये ब्रोमो इथेन आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1 और ये डिग्री का सिंबल। इसी तरीके से थर्ड आपके पास प्रोपाइल आयोडाइड, और ये 1 आयोडो प्रोपेन। 1 इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन के साथ आपका आयोडाइड अटैच्ड है, और आपके पास ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसलिए 1 और उसके बाद डिग्री का सिंबल। चौथी एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। आपके पास यहाँ पर इसका जो IUPAC नेम होगा वो 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रोमीन अटैच्ड है। और बाकी भी आपके पास इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि आपके पास क्या इनके कॉमन नेम और क्या इनके IUPAC नेम होंगे। अब ये प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अगर आप अपने अल्कोहल से प्रिपेयर करवाना चाह रहे हैं अल्काइल हैलाइड को, तो आपके पास अल्कोहल में जो OH आयन अटैच्ड होता है इसको रिप्लेस किया जाता है बाय एन हैलोजन एटम, और ये आपके पास रिएक्शन तब होगा जब भी आप अपने हैलोजन एसिड जैसे कि HCl हो गया या और कोई एसिड जिसमें आपके पास हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन आयन अटैच्ड है, तो उनके साथ रिएक्ट करवा के आप अपने अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड में। अब आपके पास यहाँ पे हैलोजन एसिड्स जैसे कि आपके ये भी कंसीडर किए जा सकते हैं, रेजेंट्स आपके पास इसको कहा जाता है, ये सारे आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर योर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो पहली यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, एक आपके पास इथाइल अल्कोहल है, उसके साथ आप अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो आपको इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड मिल गया, और साथ में आपको वाटर मिल जाएगा। और अगर आप अपने प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड अटैच करवाना चाह रहे हैं, इससे रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो आपको यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपको प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप अपने ब्यूटाइल अल्कोहल को, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, तो आपको अल्काइल हैलाइड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो ये आपके पास थी प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अब सेकंड पे बात करते हैं फ्रॉम अल्कीन्स, कि आप अगर प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं अल्काइल हैलाइड की फ्रॉम अल्कीन्स तो क्या करेंगे। आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से अपने अल्कीन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा हैलोजन एसिड के साथ, तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ज़ाहिर है कार्बन के ऊपर भी एक बॉन्ड है और इस वाले कार्बन के ऊपर भी दूसरा बॉन्ड है, इन्होंने आपस में इस बॉन्ड को यूज़ करके डबल बॉन्ड बनाया हुआ था सिंगल बॉन्ड के बजाय। तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये एक के पास आएगा और आपके पास जो क्लोरीन है ये दूसरे के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन है वो इस सेकंड कार्बन के पास आ गया और जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट कार्बन के पास आ गया, और आपको यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन मिल गया। और सिमिलरली आपके पास अल्केन्स हैं कि अल्केन्स अगर हों उनमें से किस तरीके से आप अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, तो ये बात हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली थी कि आपके पास अगर कोई भी अल्केन है उसके साथ आप अपने हैलोजन को रिएक्ट करवाएंगे और आपके पास बदले में अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करूं, उसके साथ अगर मैं हैलोजन ऐड करवा रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप कहते हैं हैलोजिनेशन,
और फिर आपके पास यहाँ पर एक तरह से अल्काइल हैलाइड मिल गया और आपको हैलोजन एसिड मिल गया। ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इनके रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं। आपके जो रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड के, ये आपके बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस करते हैं। और आपके पास यहाँ पर ये दो मेन बेसिक टाइप पे डिवाइड किए गए। वैसे तो तीन यहाँ पर टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, लेकिन आपके जो मेन दो हैं वो यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने। तो अब आपने तीन यहाँ पर मज़ीद टॉपिक समझने, जिसमें से आपके दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा रिएक्शन आपके पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इनका कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। और तीसरा आपके पास के ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट किस तरह से की जाती है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो पहले हम अपने चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं। एस का मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन और एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब इन रिएक्शंस के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है और ये सब्स्टिट्यूट कर देता है आपके हेलोजन एटम को फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड मौजूद है और साथ में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, इस अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि ये अटैक कर रहा है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर और आपके हैलोजन को निकाल के खुद उसकी जगह पे आना चाह रहा है। तो जब आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बाद में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और आपको एक तरह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है ये अल्काइल हैलाइड ही, लेकिन अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दिस हैलोजन एटम या आयन। तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ कहलाती है लीविंग ग्रुप। और जो आपके पास यहाँ पे लीविंग न्यूक्लियोफाइल था, जो ज़ाहिर है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, आपके पास एक जो है अटैक कर रहा है, दूसरा लीव करेगा। तो जो आपके पास लीविंग न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल कितने हैं, कौन कौन से, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है। यहाँ पर अमोनिया भी, और इसका अगर हम ये वाली कंसिडरेशन करें तो दोनों आपके पास एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स किस तरह से इतने रिएक्टिव हैं, उसकी वजह यह है कि आपके पास जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है ये आपके पास पोलैरिटी शो करता है, पोल्स शो करता है। पार्शल पॉजिटिव या पार्शल नेगेटिव आपके पास यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे तो आपके पास पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा रिएक्शन के अंदर। अब क्योंकि आपके पास जो हैलोजन एटम्स हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, तो यहाँ पर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रीजन था, यानी कि जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल था, ये आपके कार्बन के पॉजिटिव होने की वजह से इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और ये आपके पास एक्सेप्ट करेगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब दोनों आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और कार्बन आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एक नया कंपाउंड बना के देगा जिसको कार्बन न्यूक्लियोफाइल आपके पास जो भी होगा उनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट करके देगा। और पीछे जो आपके पास हैलाइड था, हैलाइड आयन लीव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो आपके पास हैलोजन यानी कि हैलाइड अपने साथ लेके निकल जाएगा। तो आपको क्योंकि कार्बन को जो कि उससे इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल चुका है वापस चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट भी कर सकता है, उसको दे भी सकता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके पास आएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर तभी निकलेगा जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक पेयर मौजूद होगा और आपके पास जो पीछे कमी है वो ये न्यूक्लियोफाइल आके पूरी करेगा। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसको आप रीजन न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ये आपके पास कहलाता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर था इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जो आपका हैलोजन आयन है हैलाइड जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके पास ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये लीविंग ग्रुप कहलाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आपका लीव कर रहा है, ग्रुप को छोड़ के जा रहा है। इसकी जगह कोई और आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको किताब में गिवन है कि कितने सारे आपके अल्काइल हैलाइड्स बनने के तरीके हैं डिफरेंट। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएं आपके OH आयन से तो आपको अल्कोहल मिलता है। अगर आप OR से रिएक्ट करवाएं तो आपको ईथर्स मिलेगा।
इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे थायोअल्कोहल जिसको मर्कैप्टेंट्स भी कहते हैं, इसी तरीके से साइनाइड्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, प्राइमरी अमाइंस हैं और भी बहुत सारे ईस्टर, ये सब आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के देंगे। अब एक अफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरीके से हमें मिलता है या किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है इट शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस देन द लिविंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आपके पास जो भी न्यूक्लियोफाइल पहले से अटैच था अब उसको निकलना है तो उससे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए। अगर उससे कमज़ोर होगा तो आपके पास जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए था वो अपनी जगह ही रहेगा, वो नहीं निकल के जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर क्लोरीन मौजूद है और मैं उसकी जगह कोई हल्का एटम या हल्का आयन भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑक्सीजन भेजना चाहता हूँ तो क्लोरीन कभी भी नहीं जाएगा। आपके पास यहाँ पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जो आपके पास पहले से मौजूद है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा है कि आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन है, तो ये आपके पास डिस्प्लेस करेगा वीकर बेस जो कि क्लोरीन है एज़ कम्पेयर टू OH। यहाँ पे आपके पास अगर क्लोरीन को रखा जाए और क्लोरीन आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो और आपके पास पहले से OH आयन मौजूद है तो आपके पास ये कभी भी नहीं होगा, रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी जो मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस की, अगर वहाँ पे क्लोरीन की जगह OH आयन अटैच्ड होता तो कभी भी क्लोरीन आके इसको नहीं रिप्लेस कर सकता था। अब कुछ यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं जो कि स्ट्रॉन्गर बेस के हैं देन हैलाइड आयंस, और ये आपके पास अगर न्यूक्लियोफाइल है OH आयन तो ये कहाँ से आया, ये आपके पास NaOH से आया। इसी तरीके से ये तमाम न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ डिस्कस किए हैं वो तमाम आपके पास इस तरीके से किसी न किसी जगह से आए हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या है इन रिएक्शंस का, आपके पास टू कैटेगरीज के अंदर इन रिएक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वन इज़ SN1 रिएक्शन एंड सेकंड इज़ SN2 रिएक्शन। तो पहले हम SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है आपके पास SN2 का, आपका ये बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और SN1 आपके पास दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहले हम अपने SN2 रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। इन SN2 रिएक्शन आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है एंड द क्लेवेज ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कि आपके पास जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी दोनों एट द सेम टाइम अकर कर रहे हैं, हो रहे हैं। अब जब भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा, हैलाइड आयन आपका जाएगा, तो आपके पास जो कार्बन है फ्रॉम बोथ अपोजिट साइड से रिएक्शन शो करेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे हैलाइड जहाँ से निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया, इसने इस पोर्शन पे इस जगह पर अटैक किया और इस पोर्शन से आपका हेलोजन आयन लीव करेगा। ये जो आपके पास रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट इसको हम कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जब ये आपके पास ब्रेकिंग चल रही होती है ये आपको प्रोडक्ट बनाता है बहुत स्लोली, यानी ये आपके पास फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत टाइम लेगा और स्लोली आपके पास अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया और जो इस साइड पे आपका हेलोजन आयन थे वो आपके पास यहाँ पर हैलाइड फॉर्म में आ गए और इस जगह पे आपके पास ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके पास जो बॉन्ड्स हैं वो कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली फॉर्म भी हो रहे हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं। तो ये आपके पास थी बेसिक मैकेनिज्म। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट था फर्स्ट ईयर में, आपने चैप्टर नंबर 8 में सीखा था, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है जो कि एक तरह से साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है, इस वजह से आपके पास ये रेट डिटरमाइनिंग और स्लो स्टेप रिएक्शन का कहलाया जाता है। और ये जो स्टेप है आपका ये आपके ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके किसी भी रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन का हो रहा है इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे चाहिए तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। वजह उसकी क्या है, आपके पास जितने भी SN2 रिएक्शंस हैं इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनको बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अभी जो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है दो इसमें मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से SN2 ये जो 2 है ये दो मॉलिक्यूल्स की वजह से आया है और आपके पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर भी इसको कहा जाता है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बायोमोलिक्यूलर।
और ये जो ऊपर डायग्राम अभी हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 का, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और आपका अल्काइल हैलाइड। तो इसका मैं इस तरीके से अपना रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। अब ये तो बात हो गई आपके मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। बात करते हैं अब अपने मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन के ऊपर। SN1 रिएक्शन आपके पास यहाँ पर 2 स्टेप में अकर होता है। इसमें पहले आपके पास जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, ये स्प्लिट होता है रिवर्सिबली, यानी कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपके यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये स्प्लिट होते वक्त आपके पास जब ये कार्बन और हेलोजन अलग हो रहे हैं, आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन एटम का है, इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, इसको हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं या अल्काइल रेडिकल कहते हैं। आपके पास जो हैलाइड आयन है, ये नेगेटिव आयन होता है। तो पहले स्टेप में तो आपके पास यहाँ पे कार्बोनियम आयन और हैलाइड आयन अलग अलग हो गए। अब सेकंड स्टेप में आपके पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करने आएगा और ये अटैक करेगा आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको कार्बोनियम आयन हम कह रहे हैं, ताकि हमें फाइनल अपना जो भी हमारा कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड बनेगा वो हमें सेकंड स्टेप में मिल जाए। अब यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन है, ये आपका इंतहाई फास्ट है, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपका स्लो है। और आपका स्लो रिएक्शन होने की वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। यानी हम अपने स्लो रिएक्शंस के रेट को मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो फास्ट रिएक्शन है उसको हम रेट मालूम नहीं कर सकते। रेट आपके पास रिएक्शन का आप चैप्टर नंबर 8 अगर डिटेल में स्टडी कर लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फर्स्ट रे का। अब जितने भी SN1 टाइप के रिएक्शंस हैं, इसमें आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट का ये डिपेंड करता है आपके फर्स्ट स्टेप में। और ये क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, तो इस वजह से आप इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। और ये क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर है, तो इस मैकेनिज्म को आपने SN1 मैकेनिज्म कहा, जिसमें 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है। और आपके पास इसका नाम अगर हम देखें तो आपके पास सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब अगर हम इसका रेट मालूम करना चाहें तो हमारे पास ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि आपके स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आइंस, ये आपके पास किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म करेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। तो आपके पास अगर इस तरीके से अरेंज किया जाए, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और आखिर में प्राइमरी के बाद आपका जो है मिथाइल रेडिकल, क्योंकि प्राइमरी में आपके पास एक अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन मिथाइल के अंदर अल्काइल ग्रुप कोई नहीं है। तो ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन आपके पास जो कार्बोनियम आयन निकल के मिल रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि आपके पास स्टेबिलिटी का मतलब अगर मेरे पास कार्बोनियम आयन अलग हो गया आपके हेलोजन आयन से, तो आपके पास कौन सा देर तक अलग ही रहेगा, फ़ौरन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो स्टेबल आपका कौन सा है, इस तरीके से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके पास स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल का मतलब टर्शरी आपके कार्बोनियम आयन्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, और जो आपके पास मिथाइल रेडिकल होगा ये आपका इंतहाई अनस्टेबल है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये आपके जर्नली SN1 रिएक्शन शो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म करते हैं। और आपके पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई, टर्शरी और प्राइमरी अलग अलग क्या क्या बनाते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास दोनों रिएक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आपका जो सॉल्वेंट है जिसमें आपका रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है, जैसे कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन करवाना है, आपको न्यूक्लियोफाइल OH आयन चाहिए, तो सॉल्वेंट आपका जो होगा उस वो आपके पास NaOH से मिलके बना होगा। तो आपके पास जो पोलर सॉल्वेंट हैं, ये हेल्प करते हैं आयनाइजेशन में। आपके पास जितने भी आयनाइजेशन होगी, यानी कि आपके पास चीज़ें अलग होंगी, ये आपके SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो फेवर करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। तो ये आपको एक चार्ट बना के दे दिया कि अल्काइल हैलाइड्स अगर आपके पास इस तरीके से हैं और मैकेनिज्म क्या होगा, तो टर्शरी हमेशा SN1, प्राइमरी हमेशा SN2, और आपके पास यहाँ पे मिथाइल रेडिकल भी SN2 ही बना के देगा। जो सेकेंडरी आपके पास कार्बोनियम आयन्स होंगे या आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे, वो हमेशा मिक्सचर बना के देंगे, या तो SN1 या SN2, दोनों डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो ये तो बात हो गई हमारे मेन एक टॉपिक की, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की जो आपके पास किताब में गिवन है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट क्या है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्रिग्नार्ड था, तो उन्होंने एक आपको रीजेंट बना के दिया, उन्होंने आपको एक चीज़ बना के दी, एक कंपाउंड बना के दिया जो आज तक हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस रीजेंट के ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप अपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे अपने मैग्नीशियम मेटल के साथ इन एनहाइड्रस ईथर, यानी कि आपके पास एनहाइड्रस ईथर के अंदर जब भी आपने मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड को आपने रिएक्ट करवाया तो बदले में आपको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फॉर एग्जांपल आपने मिथाइल आयोडाइड को ऐड करवाया अपने मैग्नीशियम मेटल के साथ इन एनहाइड्रस ईथर, तो आपके पास यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये मिल गया। अब जो आपका रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। अभी जो आपका कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है इट इज़ पोलराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द मेटल। आपका मेटल जो है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम के अगर आउटर मोस्ट शेल की बात की जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी मज़ीद खाली जगह है, आ सकते हैं आपके पास यहाँ पर। अब मैग्नीशियम क्योंकि जगह रखता है, उसके पास शेल मौजूद है, ये कोशिश तो करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, लेकिन इसके बाद जगह खाली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं। अब ये क्योंकि मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कार्बन क्योंकि एक्सेप्ट इतना नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट करने की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि आपके पास मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, आपके पास कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अब क्योंकि कार्बन आपका नेगेटिव चार्ज हो गया है तो हैंस इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, तो आपके पास ये रिएक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स टू मेक न्यू बॉन्ड्स। कार्बन अमूमन पॉजिटिव चार्ज रखता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड साहब थे, इन्होंने अपना एक रिएजेंट बना के दिया इस तरीके से। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब समझा जाता है, एक इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रीजन है। सिंथेटिक रीजन का मतलब आपके पास खुद से किसी इंसान ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसको सिंथेसाइज करना कहते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी आप रिएक्शन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे रिएक्ट करवा के, तो उसमें आप हमेशा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स के हवाले से गिवन है हमें, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि आपके पास हाइड्रोलिसिस अगर की जाए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की टू फॉर्म अल्केन, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जल्दी से पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा शॉर्ट करके, लेकिन आपकी जो एग्जांपल है ये आपने साथ साथ उसको खुद समझना है। तो जब भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होगा, इसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ यानी वाटर का एडिशन करवा रहा हूँ, तो आपका ये जो अल्काइल रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और ये जो आपके पास OH आयन है ये उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। आपके पास इस तरीके से अल्केन मिल गया और आपके पास मैग्नीशियम का जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन तो अपने साथ ही था, साथ में आपको OH आयन भी अटैच करके मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये गिवन है कि मीथेन किस तरह हमने बनाया। इसी तरीके से अपने सेकंड रिएक्शन की बात करें, अगर अल्कोहल से हमें फॉर्म करना है अपने अल्केन्स को, तो रिएक्शन विद अल्कोहल किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, आप अपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे, तो आपका ये जो अल्काइल रेडिकल है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये आपका अटैच होगा इस अल्कोहल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन की वजह से, और आपके पास ये रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूट करके अपने अलग कर देगा हाइड्रोजन को और आपके पास एक अल्केन रेडिकल, अल्केन ग्रुप मिल जाएगा। और जो आपके पास पीछे बॉन्ड बचा वो आपके OR बना लेगा, यानी ये जो पीछे OR बचा था ये इस R की जगह आके अपनी खाली जगह को पूरा कर देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये आपका इथाइल रेडिकल है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलके इथेन बन गया और पीछे जो आपके पास बॉन्ड खाली हुआ इसकी जगह पर वो आपके पास ये पूरा पोर्शन उठ के यहाँ पर आ गया। ये था आपका अगर अल्कोहल से आपको अपने एल्केन्स बनाने हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। थर्ड अब टाइप पे बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया आपके पास जब भी होगा
अल्केन आपने उसमें से बनाना है। सिंपल आप अपने रेजेंट को रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ, तो जो आपका अल्काइल रेडिकल है ये इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन के साथ मिलके अल्केन बनाएगा, और पीछे आपके पास ये जो अमोनिया से NH2 एक ग्रुप रह गया, ये उस जगह पे जाके बॉन्ड को फिल करेगा और पीछे आपको अल्केन्स बना के दे देगा। ये आपका जो अमोनिया है NH3, ये अमाइन होता है NH2, तो अमाइन यहाँ पर अटैच हुआ था। अब हम बात करें अगर हमारे पास होगा ही अमाइन ग्रुप, अमाइन का मतलब आपके पास साथ में अटैच होना चाहिए कोई ना कोई आपका अल्काइल रेडिकल, तो आपके पास ये अल्काइल और दूसरा अमाइन में से जो अल्काइल है ये आपस में रिएक्ट करके अल्केन्स बना लेंगे, और पीछे आपके पास अमाइन ग्रुप जो है वो इस तरीके से अटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और उसके साथ रिएक्ट करवा के दिया हुआ है मिथाइल अमाइन, तो पीछे आपके पास रिएक्शन के बाद आपको इथेन मिलेगा और इस तरीके से ये ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट चेंज हो जाएगा। तो सिंपल अगर देखा जाए आपके पास ज़्यादातर ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट यूज़ किया जा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। फिफ्थ आपके पास रिएक्शन की टाइप है जिसमें आप रिएक्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ ताकि आपको अल्केन मिल जाए। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आपके पास अगर अल्काइल रेडिकल है ये इस अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा आपके अल्काइल हैलाइड के और अल्केन्स बना के देगा, और जो बॉन्ड पीछे खाली रहेगा क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो पीछे आपके पास ये निकल के आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल अगर हेलोजन क्लोराइड है तो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड या कोई भी आपके पास दूसरा हैलाइड आयन मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास रिएक्शन अगर हो विद कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको कार्बोजाइलिक एसिड फॉर्म करके देगा, यानी जब भी आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे अपने ग्रिग्नार्ड्स रीजन को तो एक अलग कंपाउंड आपको मिलेगा। इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज करवाएं अगर फॉर एग्जांपल इन एसिडिक मीडियम तो आपको कार्बोजाइलिक एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट है, इसके साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था इन दोनों के दरमियान ये ब्रेक होगा और आपका एक ये ट्रांजिशन स्टेट में पूरा एक कंपाउंड आ जाएगा। हुआ कुछ नहीं है, ये आपके पास दो बॉन्ड थे, ये ब्रेक हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर ये जो कार्बन आपके पास है इसके साथ आपका ये अल्काइल रेडिकल अटैच हो गया जो कि ये रहा, और आपके पास जो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो आपके पास इस पूरे मैग्नीशियम और क्लोरीन ये जो या फॉर एग्जांपल कोई भी हैलाइड है उसके साथ ये अटैच होके आपको एक और यहाँ पर कंपाउंड एक और मॉलिक्यूल अटैच कर देगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके से रिएक्शन होगा आप क्या करेंगे अपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिडिक मीडियम यानी आप डाइल्यूट HCl डाल दें या कुछ भी आप कोई एसिड डाल दें। एसिडिक मीडियम से होता क्या है आपको हाइड्रोजन मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो RC डबल बॉन्ड O उसके आगे MgX था, तो ये मैग्नीशियम हैलाइड अलग हो जाएगा बदले में हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होते हैं, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोक्सिल आयन मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैग्नीशियम आयोडाइड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपको एट द एंड एसिडिक मीडियम आपका हाइड्रोलिसिस करवाने पर एसिडिक एसिड मिल जाएगा। ये एसिटिक एसिड इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट अपनी हेडिंग के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ रिएक्शन विद फॉर्मएल्डिहाइड। अगर आप फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे आपको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे। इसके लिए भी शर्त ये है कि आप अपना हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। इसके अंदर भी उसी तरीके से आपके पास ये आपका जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनियम आयन उस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये आपके इस जगह पर कार्बन के साथ आएगा। क्योंकि आपके पास ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, कार्बन के पास जो ये बॉन्ड खाली हुआ उसकी जगह ये अल्काइल रेडिकल आएगा, और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हुआ उसकी जगह ये मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप आएगा। और जब आपके पास ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट आ गई आप इसमें हाइड्रोलिसिस करवाएं, डाइल्यूट आप HCl डालें या एसिडिक मीडियम आप जिस तरह भी क्रिएट करें, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये एग्जांपल आपको गिवन है कि किस तरीके से इथाइल अल्कोहल आपने बनाया। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। अब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन हो, फॉर्मल्डिहाइड हमने डिस्कस कर लिया, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर R की जगह H होता है, बाकी आपके पास यहाँ पे R मौजूद होता है एल्डिहाइड्स के अंदर। रिएक्शन वही है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस फ़र्क क्या है वहाँ प्राइमरी अल्कोहल्स मिल रहे थे, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलेंगे।
तो आपके पास नेक्स्ट अप है फॉर रिएक्शन विद कीटोन्स, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। जब भी हमारे पास रिएक्शन होगा कीटोन के साथ तो क्या होगा, आपके पास कीटोन इस तरीके के प्रोडक्ट हैं कि आपके पास R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ कीटोन। आप अपने रिएक्ट करवाएंगे अपने कीटोन को अपने ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट से, तो आपका ये कार्बोनियम आयन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है ये इस पूरे मॉलिक्यूल को, मैग्नीशियम हैलाइड को अपने साथ अटैच कर लेगा। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर एसिडिक मीडियम देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों अलग अलग रिएक्ट करेंगे। आपके पास O मैग्नीशियम हैलाइड, इसमें मैग्नीशियम हैलाइड निकल के हाइड्रोजन अपनी जगह आ जाएगा और आपका यहाँ से जो एक बॉन्ड खाली हुआ उसमें OH आयन आ जाएगा। ये आपके पास जो अल्कोहल अब बना के देगा ये कहलाता है टर्शरी अल्कोहल। तो ये कुछ हमारे पास 9 एप्लीकेशंस थी, 9 बेसिक डिफरेंट हेडिंग्स थी जिसके अंदर हमने ये सीखा कि ग्रिग्नार्ड्स रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, इतनी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ये बना के दे रहा है। तो 3 में से अब तक हम 2 डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड्स रीजन। अब हम अपने चलते हैं तीसरे टाइप के ऊपर, तीसरे रिएक्शन के ऊपर, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में वही सारा काम ऑलमोस्ट हो रहा है जो हमने एसन रिएक्शन के अंदर सीखा, जो हमने वहाँ पढ़ा। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम अब डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं किन रिएक्शंस को हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर रिमूवल ऑफ 2 एटम्स या ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, आपके एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये कार्बन एटम साथ अटैच हैं, इनके दरमियान आपस में रिएक्शन होगा टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए काम होगा। वैसे ज़्यादातर डबल बॉन्ड ही बनता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि जब भी अल्काइल हैलाइड को गर्म करेंगे विद अल्कोहलिक पोटैश, यानी कि आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोहलिक नेचर रखता है, इसको अल्कोहलिक पोटैश भी कहते हैं। आपके पास इसकी वजह से एक हैलोजन एसिड एलिमिनेट हो जाएगा आपके अल्कीन्स में से। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इथाइल क्लोराइड मौजूद है, इसके साथ आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया, आपके पास यहाँ पर अब क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए और आपके इस तरीके से इथीन मिला, साथ में आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और वाटर, ये आपको 2 बाय प्रोडक्ट्स मिल गए। अब एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरीके से डिस्कस करी है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड में आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम है, जैसे कि यहाँ पर एक को हमने अल्फ़ा कह दिया, दूसरे को बीटा कह रहे हैं, तीसरे को गैमा कह रहे हैं, चौथा होता तो और भी उसके नाम रख देते। तो यहाँ पर ये सारे एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। अब इसके नाम हम अल्फ़ा, बीटा, गामा या कुछ भी और सो ऑन किस तरह रखते हैं। आपके पास यहाँ पे हैलोजन जहाँ पर मौजूद होता है, हैलोजन के साथ आपके पास जो भी कार्बन होगा दैट विल बी नोन एज प्राइमरी कार्बन, जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। उसके साथ अल्फ़ा के साथ जो कार्बन होगा, जो आपके कार्बन अल्फ़ा कार्बन के एडजेसेंट है, उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। और इसी तरीके से सो ऑन। यहाँ पे गैमा है, अगर आपके पास बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन है उसकी बात की जाए तो दैट विल बी गैमा कार्बन। ये आपके पास कंटिन्यू हम अपने तरफ से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स होंगे इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपके पास जो हैलोजन है इट इज़ पार्शियल नेगेटिव। अब अगर मैं बीटा कार्बन की बात करूँ तो इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है, जो भी आपका ग्रुप अटैच है, उसको बीटा हाइड्रोजन या वो बीटा ग्रुप कहा जाएगा। अब ये जो बीटा कार्बन आपके पास है इसके साथ बीटा हाइड्रोजन है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। वजह उसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। आपका जो हैलोजन एटम है वो इंतहाई ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब आपके पास बेस को अलाउ किया जाता है रिएक्ट करने के लिए अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, ये आपके पास एसिडिक नेचर अपनी बना लेता है। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेस है, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस से, आपके पास बेस है, नेगेटिव है कोई भी आपका आयन, ये रिएक्ट करेगा आपके पास अल्काइल हैलाइड के पास आके। तो क्योंकि बेस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपके जब भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा ये कार्बन अपना बीटा हाइड्रोजन निकाल देगा,
यहाँ से कार्बन के साथ आपके पास जो हैलाइड ग्रुप था ये भी अलग हो गया। आपके पास ये बॉन्ड और इस कार्बन का बॉन्ड दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया है, ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। और पीछे जो आपका हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन निकला ये आपके बेस के साथ मिलके कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड बनाएगा और साथ ही साथ आपके यहाँ पे हैलाइड आयन निकल जाएगा। अब ये बेस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, इसके अटैक करने से हो क्या रहा है, आपके पास 3 काम हो रहे हैं। नंबर 1 रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, नंबर 2 रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम जिसको हम हैलाइड आयन भी कह रहे हैं, और नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। आपके अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम दोबारा से डिस्कस करें, आपके पास जितने भी रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या ग्रुप्स इनको रिमूव किया जाए फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादातर बीटा हाइड्रोजन निकलता है या बीटा ग्रुप बीटा कार्बन के साथ जो भी एटम या ग्रुप होगा वो निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं और सिंपली इसको एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो जिस तरीके से SN1 और SN2 हमने डिस्कस किया उसी तरीके से यहाँ पे E1 और E2 है। दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये अगर होते हैं इन दो मैकेनिज्म के थ्रू, जिसको हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन जिसको E2 रिएक्शन कहते हैं और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन जिसको E1 रिएक्शंस कहते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आपके पास बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शंस आपके पास क्या हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो कि अल्काइल हैलाइड है ये आपके पास, और मज़ीद न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग आपके पास न्यूक्लियोफाइल है या बेस सच एस OH आयन, ये सारे आपके पास इन्वॉल्व होते हैं इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब जो आपके पास स्लो स्टेप था जिसमें आपके पास रिएक्शन चेंज हो रहा था। तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन या E2 रिएक्शन कहते हैं। यानी कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर सबस्ट्रेट जिसको हम अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं या आपका जो दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों एट अ टाइम रिएक्ट कर रहे हैं और आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या आपके जर्नली E2 रिएक्शंस बनाते हैं। किस तरीके से, आपके पास अगर कोई ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिवन है इस तरह से और आपका OH आयन ये बेस रिएक्ट करने आ रहा है, तो आपके पास ये जो बीटा कार्बन है इसका हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो आपका हैलाइड आयन है ये अलग हो जाएगा। दोनों के जो बॉन्ड आपके पास खाली हुए ये आपके पास डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, साथ ही साथ आपको वाटर मिलेगा और आपका हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। अब क्योंकि ये पूरा रिएक्शन वन स्टेप के अंदर हो रहा है, ऐसे वन स्टेप रिएक्शन को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि आपने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसके मुताबिक आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। आपके पास के जो है इट इज़ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और आपके ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज जिसकी यूनिट आपके पास ये है। तो जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपके पास दो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हो, तो वो आपके पास बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन या E2 रिएक्शंस कहलाते हैं। अब ये बात तो हो गई आपके E2 रिएक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, जिस तरह SN1 रिएक्शन था उसी तरह से E1 रिएक्शन है। आपके पास इस यूनिमोलिकुलर यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जब भी इस तरह का कोई आपके पास रिएक्शन होगा तो उनको हम यूनिमोलिकुलर या एलिमिनेशन E1 रिएक्शन कहेंगे। अब ज़्यादातर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो पहला स्टेप अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन सबसे पहले होगी। आप अपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड को स्लोली रिएक्शन यहाँ पर ये प्रोसीड होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपके पास कार्बोनियम आयन जनरेट होगा और आपका हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास यहाँ पे स्लोली एंड रिवर्सली भी आयनाइजेशन हुई आपके कार्बोनियम आयन की और हैलाइड आयन की। सेकंड स्टेप में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा। इसमें आपके पास जो अटैकिंग बेस है फॉर एग्जांपल OH, ये आपके एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा फ्रॉम बीटा कार्बन और आपके पास साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन करेगा डबल बॉन्ड की बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन और आपके पास इस तरीके से अल्कीन बनेगा। ये रिएक्शन इंतहाई फास्ट होगा। आपके पास पहले से ही यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है, ये आपके हाइड्रोजन को निकाल के
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ख़ुद आपके पास वाटर बाय प्रोडक्ट बना के निकल जाएगा। अब क्योंकि ये आपके पास सेकंड स्टेप बहुत फास्ट स्टेप होता है और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो सकता है, इस वजह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपके पास सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन से ही आप अपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, इस वजह से आपको इसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E1 रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने SN1 और SN2 में स्टेबिलिटी की बात की थी और ये बात की थी कि आपके पास कौन से रिएक्शन SN1 करते हैं, कौन से अल्काइल रेडिकल्स आपके SN2 करते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से जितने भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं ये आपके E1 और E2 दोनों रिएक्शंस करके दिखाएंगे। डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, आइदर पोलर और नॉन पोलर। आपके जितने भी E2 रिएक्शंस हैं उसमें सॉल्वेंट शुड बी नॉन पोलर और जितने भी E1 रिएक्शंस हैं उसमें आपके पास पोलर सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से पूरा चैप्टर था अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। यहाँ मेन टॉपिक हमारे पास जो थे वो रिएक्शन के थे। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास ये तीनों टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें ग्रेगनार्ड्स रीजेंट भी शामिल है, दो टाइप ऑफ रिएक्शन है वैसे, एसन मैकेनिज्म और एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये दोनों रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये पूरा चैप्टर आपका छोटा सा तो है लेकिन इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हैं, एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरी आपकी बुक रीडिंग टेक्निक थी कि हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अगर स्टडी करें तो किस तरीके से हम पूरे शुरू से लेकर एंड तक एक कहानी की फॉर्म में एक अपने जहन में खाका बना सकते हैं कि इस तरीके से आपकी ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। कल को जब आप बुक को उठा के रिवाइज़ करेंगे तो आपके पास यही सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही होंगी दिमाग में और आपके माइंड में ये सारा बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपको फोकस सिर्फ अपनी किताबों पे करना है, किसी और जगह पे नहीं करना। जब आप किताब पे फोकस करेंगे आपको पूरी किताब वर्ड टू वर्ड याद होगी, आती होगी, समझ आती होगी, तो आपको कोई भी दुनिया का MCQ उठा के दे दिया जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल आराम से हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है यहाँ तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे, कुछ समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।